सभी को नमस्कार। मैं यश पटवा आज पदार्थ विज्ञान इस सब्जेक्ट की शुरुआत करता हूँ। ये सब्जेक्ट मेरे पसंदीदा सब्जेक्ट्स में से एक है। आयुर्वेद में या बीएएमएस में एडमिशन लेने के बाद जो सब्जेक्ट को मैंने सबसे ज़्यादा समय दिया वो यही सब्जेक्ट है। परंतु ये सब्जेक्ट मुझे शुरुआत से इतना पसंद नहीं था। इस सब्जेक्ट को करते करते मेरे मन ने एक कल्पना को डेवलप कर लिया। इस कल्पना से ही मैं हर टॉपिक की शुरुआत करता हूँ और जब भी कुछ नया पढ़ता हूँ तो सबसे पहले वो इमेज ही मेरे सामने आती है। वो इमेज आपने सही गैस की, वो ये सामने जो एक हॉल जैसी इमेज है वो। यानी कि अगर कोई भी नया टॉपिक मैं शुरू करता हूँ तो सबसे पहले मेरे मन में एक खाली जगह या एक एम्प्टी स्पेस आता है। वो एम्प्टी स्पेस में मैं बहुत से महर्षियों को बैठा हुआ देखता हूँ। ये महर्षि और कोई नहीं, आचार्य चरक, आचार्य सुश्रुत, आचार्य वाग्भट और उन तमाम आचार्यों के बारे में मैं कह रहा हूँ जो उस सब्जेक्ट में अपना ज्ञान हमें देते हैं। और उसके बाद में जब एक एक करके एक एक श्लोक आगे बढ़ता है तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सब मैंने उन ऋषियों को प्रश्न पूछे थे जिसका उत्तर वो मुझे श्लोक के माध्यम से देते हैं। अब तक जो मैंने बोला मैं अब उसको आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पे जब मैं आयुर्वेद की शुरुआत करने जा रहा हूँ पदार्थ विज्ञान के स्वरूप से, तो मैं सबसे पहला प्रश्न आचार्य चरक को कहता हूँ कि महर्षि, ये आयुर्वेद दो शब्दों का समावेश है। ये बात मैं मानता हूँ, आयु और वेद, परंतु यह आयु क्या है? तो इसका उत्तर आचार्य चरक मुझे कहते हैं, शरीर इंद्रिय सत्व आत्म संयोगे। यहाँ पे उन्होंने जो चार शब्द दिए, शरीर, इंद्रिय, सत्व, आत्मा संयोगे, यानी शरीर, इंद्रिय, सत्व यानी मन और आत्मा का संयोग ही आयु है। तो यहाँ पे मुझे एक प्रश्न आया था कि शरीर तो समझ में आता है कि शरीर नहीं तो आयु ही नहीं, और आत्मा का भी समझ में आता है, परंतु इंद्रिय और सत्व का यहाँ कैसे मूल्य हुआ? क्योंकि जिसके पास इंद्रिय नहीं है, जैसे कोई अंधा, कोई लंगड़ा, वो भी तो आयुष्मान है। और जो मन से काम नहीं करता, जिसका मन उसके वश में नहीं होता, वो भी तो जीवित है। तो यहाँ पे इस समस्या को वैद्य तुषार सर यानी हमारे अष्टांग के टीचर ने हल किया था, ये कह के कि आयुर्वेद का उद्देश्य था स्वास्थ्य स्वस्थ रक्षणम, यानी कि हम स्वस्थ व्यक्ति की स्वास्थ्य की रक्षा करते हैं। हम क्यों करते हैं उसके स्वास्थ्य की रक्षा? क्योंकि हमारा जो जीवन का उद्देश्य है वो उसे हम पा सके। हमारा जीवन का उद्देश्य क्या है? तो हमारे जीवन का उद्देश्य है धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो यहाँ पे धर्म अर्थ काम मोक्ष को पाने के लिए जितनी आयु चाहिए उतनी आयु तक मनुष्य का जीवित रहना बहुत ज़रूरी है। तो उस आयु को प्राप्त करने के लिए आयुर्वेद लिखा गया। अब इस आयुर्वेद से प्राप्त हुई आयु कोई छोटी आयु नहीं, एक दीर्घ आयु है। परंतु अगर इंद्रिय जो है, जहाँ मैं इंद्रियों की बात करता हूँ तो यहाँ पे ज्ञान इंद्रिय और कर्म इंद्रिय दोनों की बात करता हूँ। यानी ऑल द सेंसरी ऑर्गन्स एंड ऑल द लोकोमोटरी ऑर्गन्स आर इंक्लूडेड इन इट। उसके साथ में सत्व यानी कि मन को भी इंद्रिय कहा गया है, पर ये इनसे विशेष रूप से ज़्यादा महत्व की है, इसलिए इसे अलग से बताया गया है। बाकी मन के पर्याय नाम में उभरेंद्रिय या कौम इंद्रिय भी इसे कहा गया है। तो ये दोनों का जो सन्निकर्ष है, ये भी हमारे दीर्घ आयु या आयुष्मान होने में हमें मदद करता है। अगर इसे मैं एग्जाम्पल्स के रूप में आपको देखूं तो जिसके पास ये दोनों नहीं हो उसके लिए दीर्घ आयुवान होना काफ़ी कठिन हो जाता है। और जहाँ आपके पास दीर्घ आयु या संतुलित आयु ना हो, आप अपने जीवन के उद्देश्य को नहीं प्राप्त कर सकते, जो है धर्म अर्थ काम मोक्ष। और अगर आपने उसे प्राप्त ही नहीं किया तो फिर आपके आयु का कोई मूल्य ही नहीं रहता। इसीलिए जब भी आयु की व्याख्या की जाती है तो शरीर इंद्रिय सत्व आत्म संयोगे, ये हमेशा कहा जाता है। अब इसके आगे जो इस श्लोक में दिया गया है, धारी, जीवतम, नित्य और अनुबंध, ये आयु के पर्याय नाम हैं, जिसको आचार्य चक्रपाणि भी अपने रूप से बताते हैं।
आचार्य चक्रपाणि एक कमेंटेटर है जो चरक संहिता के ऊपर अपनी कमेंट्री देते हैं। यानी कि चरक संहिता में लिखे गए श्लोकों को उन्होंने अपने ज्ञान चक्षु के इस्तेमाल से सरल भाषा में किया है जिससे हम उसे समझ सके। तो यहाँ पे धारी, जीवन, नित्य और अनुबंध का अर्थ वो समझाते हैं। जैसे कि धारी, धारयन्ति शरीर पुतिताम ग्नन्तु न ददातिति धारी, यानी शरीर को धारण करने वाला, उसको खराब होने या सड़ने से बचाने वाला ही शरीर धारी है, और इसीलिए धारी को आयु का पर्याय नाम कहा गया है। फिर जीवित यानी जीवयति प्राणाम धारयन्ति इति जीवितम, यहाँ पे प्राणों को जीवित रखने वाले को आयु कहा गया है, इसलिए जीवित। नित्यज्ञ, नित्यम शरीरस्य क्षणिकत्वेन गच्छति ति नित्यगः, नित्य ही क्षण क्षण में गतिशील होते हुए चलने वाला, यानी कि यहाँ पे कंटिन्यूअस मेटाबॉलिक प्रोसेस होने वाले को ही हम नित्य कहेंगे, और यही आयु का पर्याय हो गया। इसे आप मॉडर्न साइंस से बहुत ज़्यादा रिलेट कर सकते हो। जब हमने बायोलॉजी में लिविंग बीइंग को डिफ़ाइन किया था तो उसमें एक कैरेक्टर मेटाबॉलिज्म रखा था, विच इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द बायोलॉजिकल रिएक्शंस ऑकरिंग इन द बॉडी। फिर अनुबंधत्व, तो अनुबंधत्व को वो डिफ़ाइन करते हैं, अनुबंधनात् आयु अपरापरा शरीरादि संयोग रूपेतया इति अनुबंधः। इसका अर्थ है कि पूर्व काल के जीवन को उत्तर काल के जीवन से शरीर आदि संयोग रूप में बांधे हुए रहने को ही आयु कहते हैं। यानी कि वॉट एवर यू हैव डन प्रीवियसली एंड वॉट एवर यू आर नाउ, द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन देम इज़ द आयु। यानी कि आपके शरीर में जितनी भी प्रक्रियाएं होती हैं वो कहीं ना कहीं प्रीवियस रिएक्शंस से उठ के ही आई हैं। If there is a glycolysis, then there is the breakdown of sugar into ATP। तो यानी शुगर था प्रीवियसली, अब वो ATP के फॉर्म्स में कन्वर्ट हो गए। तो अनुबंधत्व को ही आप एक तरीके से आयु कह सकते हो। जब आचार्य चरक ने मुझे इतना सब कुछ आयु के बारे में बता दिया तो मैंने आचार्य से विनती की कि इस आयु के लक्षण क्या हैं, और यही विनती के पीछे मेरा एक स्वार्थ भी था कि ये 5 मार्क के लिए एग्ज़ाम में आता है। यस, तो आचार्य चरक कहते हैं, हिता अहितं सुखम दुःखम आयुस्तस्य हिताहितं मानं च तच्च यथोक्तम् आयुर्वेद स उच्यते। चरक सूत्र स्थान 1/41। यहाँ पे आचार्य चरक ने बहुत ही सुंदर ढंग से बताया कि आयु 4 प्रकार की होती है, हितायु, अहितायु, सुखायु और दुखायु, और इन 4 आयुओं की हित और अहित करने का जो स्वरूप जिस वेद में बताया वही आयुर्वेद है। अब इसको आचार्य चरक और एक जगह सूत्र स्थान 30/23 में बताते हैं, स्वलक्षणात् सुख असुक्तो हिता अहितातः प्रमाण अप्रमाणतस्य यत च आयुष्याणि न आयुष्याणि च द्रव्यगुणकर्मादि वैद्यात् तो अप्य आयुर्वेदः। यहाँ पे यो प्रीवियसली कही बात को ही कहते हैं, बस यहाँ हेतु के कारण स्वरूप द्रव्य गुण कर्म, इससे हमें सुखायु, दुखायु, हितायु, अहितायु, प्रमाणशील, अप्रमाणशील बताई जा सकती है। इसके बाद मैं आचार्य सुश्रुत को रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो मुझे बताए कि उनके हिसाब से आयुर्वेद क्या है। तो आचार्य सुश्रुत मुझे कहते हैं, आयुरसीमेन वैद्यते अनेन व आयुर्वेद दनयन्ति इति आयुर्वेद। इसका अर्थ है कि आयु की संबंधित जितनी भी ज्ञान आपको हो और दीर्घ आयु पाने का जितना भी उपाय आपको पता हो, इसकी चर्चा जिस वेद में की गई है वो वेद है आयुर्वेद। इसके बाद में इसी बात को सुनते हुए चरक जी से थोड़ा स्मॉल करने की कोशिश करते हैं। डेफिनेशन को कहते हैं आयुर्वेदयन्ति इति आयुर्वेदः, यानी जो वेद आयु के बारे में बताता है वो आयुर्वेद।
तो उन्हीं को देखते हुए अरुंधत भी बोल पड़ते हैं कि आयुष्य वेद आयुर्वेद। तो वो कहते हैं कि जो वेद आयुष के बारे में बताए वही है आयुर्वेद। तो यहाँ हमारे जो भाव प्रकाश जी हैं वो कहते हैं कि यार ये लोग काफ़ी सिमिलर बातें कर रहे हैं, मुझे इसको थोड़ा और साइंटिफिक करना होगा, क्योंकि आने वाले 21वीं सदी के बच्चों को काफ़ी साइंटिफिक नॉलेज पसंद है। तो वो कहते हैं आयुहिता अहितम व्याधि निदान शमनम तथा विद्यते यति यत्र विद विदभि स आयुर्वेद उच्यते। यहाँ पे अरुंधत जी ने हमें आयुर्वेद के बारे में बताया कि जहाँ हितायु अहितायु के अहितायु का वर्णन किया गया हो, व्याधियों के बारे में, उनके निदान के बारे में, उनके शमन के बारे में जहाँ बताया गया हो, उस वेद को ही आप आयुर्वेद कहो। फिर मैंने आचार्य चरक को पूछा कि महर्षि, ये आयुर्वेद में जो वेद है, अर्थात ये किसी न किसी वेद से तो आया है, तो ये कौन सा वेद है? इस वेद के बारे में थोड़ा मुझे ज्ञान दीजिए। तो आचार्य चरक अपने सूत्र स्थान 30/21 में कहते हैं कि तत्र विषजा आत्मनो अथर्ववेद भक्तिर दृश्येद वेदो हता हता वर्णो दान स्वसत्ययन होम बलि होम नियम प्रायश्चित उपवास मंत्र आदि परिग्रह चिकित्सा प्राय चिकित्सा या आयुष्या हितो उपदेश्यते। यानी वो कहते हैं कि जब अथर्ववेद में आत्मा को बताया गया तो उसके बाद में भक्ति रस, फिर उसके अंदर किए जाने वाले कर्म यानी कि दान, सत्य बोलना, बलि देना, होम, नियम का पालन करना, प्रायश्चित, उपवास, मंत्र आदि बताने के बाद परिग्रह चिकित्सा करने के बाद चिकित्सा को अथर्ववेद में बताया गया है। तो मैंने आचार्य सुश्रुत से कहा, आपका इसमें क्या मत है? तो वो कहते हैं कि आयुर्वेद नाम युगपागम अथर्ववेदस्य, यानी वो इस बात से सहमत है कि आयुर्वेद अथर्ववेद का पूर्व रूप है। फिर उसके बाद में वहीं पास में आचार्य कश्यप बैठे थे, तो मैंने उनसे भी पूछा। अब आचार्य कश्यप हमारे काफ़ी नए सीखे हुए आचार्य, तो उनको कब से तो बोलने का हमने मौका नहीं दिया, तो जब हमने उन्हें बोलने का मौका दिया तो उन्होंने कह दिया अथर्ववेदो अथर्ववेदो निश्चतु प्रागु उत्पन्न स्वयंभू ब्रह्म आयुर्वेद व अग्रसृजतः। तो यहाँ पे वो कह देते हैं कि मैं ये बात मानता हूँ कि अथर्ववेद से आयुर्वेद की उत्पत्ति हुई और इस आयुर्वेद का ज्ञान हमें लॉर्ड ब्रह्मा ने दिया। फिर मैं वापस आचार्य चरक के पास आता हूँ और उनसे प्रश्न पूछता हूँ कि हे आचार्य, आपने आयुर्वेद के बारे में मुझे बहुत कुछ बताया, पर आप मुझे ये बताइए कि इस आयुर्वेद से मैं प्राप्त क्या करूँगा? इस आयुर्वेद का ज्ञान मुझे क्यों सीखना चाहिए? क्या है कारण? तो वो आचार्य चरक मुझे कहते हैं, धर्मार्थ काम मोक्षेणम आरोग्यम मूल मुक्तम रोगम उपहारत्र श्रेयसो जीवतस्य च। यानी कि यहाँ ये कहते हैं कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष और आरोग्य की प्राप्ति ही मूल कारण है आयुर्वेद का। रोगों से उपचार करना और दीर्घ आयु की प्राप्ति आप कर पाओगे अगर आप आयुर्वेद का ज्ञान ले लो। फिर इसके बाद में वो और भी कई जगहों पे इसका उल्लेख करते हैं। यहाँ पे आचार्य वाग्भट से जब पूछा गया, जो कि आचार्य चरक को ही अपना गुरु मानते हैं, तो उनसे जब पूछा कि आपके हिसाब से आयु का क्या महत्व है, आयुर्वेद क्यों पढ़ना चाहिए, इसके क्या स्कोप्स है, तो वो कहते हैं आयुष कामयमानेनम धर्मार्थ सुख साधनम आयुर्वेदोपदेशेषु विधेय परमादरः। वो कहते हैं आयु की कामना। अब आयु, जब भी ये शब्द मैं बोलूँ आपके मन में वो 4 शब्द आ जाने चाहिए, शरीर, इंद्रिय, सत्वम, आत्मा, संयोग। तो इसकी कामना रखने वाला मनुष्य जो प्राप्त करना चाहता है धर्म, अर्थ, सुख और मोक्ष, इसे आयुर्वेद के उपदेशों का पालन करने से परम आनंद की अनुभूति होती है। फिर यहाँ
जो मैंने अरुंधत आचार्य थे उनसे जब पूछा कि आयुर्वेद का स्कोप बताइए, तो वो कहते हैं आयुर्वेद यति ज्ञापति प्रकृति ज्ञान रसायन दूत अरिष्टे उपदेशु इति आयुर्वेद। ये कहते हैं कि आयुर्वेद का ज्ञान प्राप्त करने से आप काफ़ी ज्ञानी हो सकते हो। यहाँ पे आपको प्रकृति का ज्ञान मिल जाएगा, रसायन का ज्ञान मिल जाएगा, आदि ज्ञानों से आप अपने ज्ञान की वृद्धि कर सकते हो। फिर यहाँ पे आचार्य चरक जो हमारे चीफ गेस्ट थे, जैसे जिनसे मैं ज़्यादातर सवाल पूछ रहा हूँ, उनसे मैं पूछता हूँ कि आचार्य ये आयुर्वेद की इटर्निटी क्या है, ये कब शुरू हुआ, कब ये ख़त्म होगा, इसके बारे में कुछ बताइए ना। तो वो कहते हैं सो यह आयुर्वेद शाश्वतो निर्देशेत अनादिवातः स्वभाव सिद्ध लक्षणवातः भाव स्वभाव नित्यत्वचा। चरक सूत्र स्थान 30/27। यहाँ पे वो ये कहते हैं कि आयुर्वेद शाश्वत है, यानी ये कभी शुरू नहीं हुआ और ये कभी ख़त्म भी नहीं होगा, ये हमेशा से था। ये तो मेरी अपना ज्ञान कम है जो मैं इसे समझ नहीं पाया, बाकी ये प्रकृति का एक मूल्य अंग है जो हमेशा ही था। ये समय के शुरुआत पे शुरू हुआ और समय के अंत तक यही रहेगा। ये त्रिकालात्मक है, यानी कि ये भूत भविष्य और वर्तमान से इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये हमेशा रहेगा। इतना तो मैंने जान लिया आयु के बारे में, पर मेरा टॉपिक यहाँ पे आयुर्वेद नहीं था, पदार्थ विज्ञान था, जो मुझे अभी याद आ रहा है। तो मैंने उसी समय वहीं, अब मैं चरक आचार्य के पास जाता तो आयुर्वेद कर रहे थे, तो मैंने अपना मुंह थोड़ा मोड़ लिया उनसे और एक तरफ जाके मैंने किसी को पूछ लिया कि मुझे आप में से कोई बताओ कि ये पद क्या होता है, पदार्थ शब्द में पद क्या होता है। तो वहाँ थे न्याय दर्शन वाले, वो खड़े होकर बोलने लगे शक्तम पदम, यानी कि जिस अक्षरों के समूह के पास शक्ति हो खुद की व्याख्या करने की, वही है पद। इसका अर्थ आप ऐसे समझ लीजिए कि अगर मैं इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स ABCD बोलूँ तो आपके मन में कोई कल्पना नहीं आएगी, क्योंकि ये अक्षर अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकते। पर अगर मैं आपको कहूँ CAT यानी कि कैट, तो इस शब्द में अपने आप को एक्सप्रेस करने की शक्ति है। ये शब्द बोलते ही आपके मन में एक जानवर की कल्पना आ जाती है। और आप तो बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हो, आपको उसके क्लासिफिकेशन वगैरह सब कुछ याद आ जाता है तुरंत ही। तो इतनी शक्ति है इस एक शब्द की। इसके लिमिटेशंस भी है कि ये कैट बोलने पे आपको डॉग का इमेजिनेशन नहीं दे सकता, पर फिर भी ये अपने आप को बहुत अच्छे ढंग से एक्सप्रेस कर सकता है और इसके लिमिटेशंस भी इसकी शक्ति है। ये न्याय दर्शन से मुझे पता चल गया। वहीं बाजू में आचार्य पाणिनि भी बैठे थे, अपने ग्रामर वाले। हाँ, उन्होंने बताया सुप्तिगंतम पदम सुबंधम तिगंतम च पद संज्ञा स्यात्। फिर इसके बाद में उन्हें बोला ठीक है यार, पद तो समझ गया, तो पर ये पदार्थ क्या होता है। तो वो कहते हैं पदस्य अर्थः पदार्थ। ये मुझे चक्रपाणि जी ने बताया, जो चरक आचार्य के सिद्धि स्थान से 1/12/41 श्लोक में उन्होंने कमेंट्री की थी। फिर उतने में चरक आचार्य का जैसे मैंने नाम लिया, उन्होंने मुझे घुमा दिया और बोला कि अरे मुझसे ही पूछ लेना, मेरे कमेंटेटर से क्या पूछ रहे हैं। तो मैंने बोला आचार्य बताइए। तो कहते हैं यहाँ मेरा दो मत है। एक तो उन्होंने चरक सूत्र स्थान 11/17 में बताया कि दो तरह के पदार्थ होते हैं, एक सत्य और एक असत्य, यानी कि द्विविध एवं खलु सर्व सत्य असत्य, यानी कि एग्जिस्टिंग एंड नॉन एग्जिस्टिंग पदार्थ, इस तरीके से क्लासीफाई किया। और अपने ही सूत्र स्थान में 1/28-29 में वो ये बताते हैं कि 6 पदार्थ है, षट पदार्थ जिसे कहा जाता है। आचार्य चरक ने ये लिया था षट पदार्थ अपने वैशेषिक दर्शन से, जहाँ वो कहते हैं सामान्य विशेष समवाय गुण कर्म और द्रव्य, ये 6 हैं। अब यहाँ पे ये जान लेना इम्पोर्टेंट है कि वैशेषिक दर्शन ने जब डिफ़ाइन किया था तब उन्होंने इस कर्म को रखा था द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय। पर जब आचार्य चरक इसे डिफ़ाइन करते हैं तब वो डिफ़ाइन देखिए किस तरीके से करते हैं। सबसे पहले सामान्य च विशेष च गुण द्रव्य कर्माणि समवाय, मतलब सबसे पहले उन्होंने सामान्य डिफ़ाइन किया, फिर विशेष, फिर गुण, फिर द्रव्य, फिर कर्म और अंत में वो समवाय को मानते हैं। मतलब यहाँ इन्होंने जो कर्म बदल दिया,
फिर इसके बाद में आचार्य सुश्रुत से जब पूछा मैंने कि आप बताइए आचार्य, आप तो काफ़ी विद्वान हैं, हमारे फादर ऑफ सर्जरी है इंडिया के, आपके हिसाब से पदार्थ क्या है? तो कहते हैं यतो अर्थ अभिहितं सूत्रम पद वा स पदार्थ पदस्य पदयोः वा अर्थ पदार्थ। वो कहते हैं सूत्र को बनाने के लिए पदों की आवश्यकता होती है और पदों का जो अर्थ होता है वही है पदार्थ। काफ़ी आसानी से मुझ जैसे भोले बच्चे को उन्होंने समझा दिया। फिर इसके बाद में उसी के पास में बैठे थे तर्क संग्रह वाले, तो उन्होंने कह दिया पदार्थ द्वैविध भाव अभावश्च, यानी दो तरह के पदार्थ है, एक भाव पदार्थ और एक अभाव पदार्थ। अभी यहाँ पे मैं सिर्फ नाम बता रहा हूँ, इनकी व्याख्या जब मैं स्पेसिफिकली पदार्थ को डिस्कस करूँगा तब बताऊँगा। फिर इसके बाद में उसी के पास में भाव प्रकाश जी बैठे थे। भाव प्रकाश जी आयुर्वेद में काफ़ी यूनिक एग्जिस्टेंस है इनका, क्योंकि ये एक नए अप्रोच के साथ हर चीज़ बताते हैं। तो जब मैंने, क्योंकि ये इतने फेमस है, तो मैंने इनसे भी पूछ लिया कि आप बताइए पदार्थ क्या है, क्या उनके टाइप्स हैं ऑल। तो वो कहते हैं द्रव्य रस गुण वीर्य विपाक शक्तिरेव च पदार्थ पंचाष्टि स्वे स्वे कुरंती कर्म च, यानी इनके हिसाब से 5 तरह के पदार्थ हैं। क्योंकि इनकी जो बुक है वो फार्माकोलॉजी के ऊपर बेस्ड है काफ़ी ज़्यादा, तो इन्होंने बताया द्रव्य रस गुण वीर्य और विपाक। फिर इसके बाद में जब सब पदार्थी को पूछा गया तो प्रमिता विषय पदार्थ ऐसा बताया गया। अब इसके बाद में जब सुश्रुत आचार्य को पूछा गया था कि आपके हिसाब से कितने पदार्थ हैं, तो वो कहते असंख्य है, हर वस्तु तो पदार्थ है। और अलग अलग लोगों ने पदार्थ की गणना में अलग अलग अपना योगदान दिया, जैसे कि न्याय दर्शन ने 16 पदार्थ बता दिए, वैशेषिक ने 6 बता दिए हैं। तो यहाँ पे हमें एक विभिन्नता देखने मिलती है जो हम पदार्थ पढ़ते समय देखेंगे। फिर अब विज्ञान शब्द का अर्थ क्या होता है? तो विज्ञान को कहते हैं विशेष ज्ञान इति विज्ञान। यहाँ पे तो मैं समझ गया। अब ना मुझे ना ये टॉपिक बड़ा बोरिंग लगने लगा, तो मैंने कहा यार ये सब तो ठीक है, पर आप लोग ना बहुत चीज़ें क्लेम करके जा चुके हो, तो जो क्लेमिंग प्रोसीजर होता है ये ज़रा मुझे समझा दो। तो मुस्कुरा के कहते हैं इस क्लेमिंग के प्रोसीजर को कहते हैं सिद्धांत। अब ये सिद्धांत क्या होता है? अब यहाँ पे ना मैं क्लास के सबसे होशियार बच्चे को पूछ रहा हूँ, यानी आचार्य चरक को, जो मुझे सबसे ज़्यादा जवाब देते हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि सिद्धांत क्या होता है, तो वो मुझे कहते हैं सिद्धांतो नाम स यः परीक्षे बहुविधम परीक्षा हेतुभिषः साधयतीव स्थापयते निर्णय। इसका अर्थ है कि सिद्धांत नाम उसी का है जिसको परीक्षक के यानी एग्जामिनर ने बहुविधम बहुत तरीके से परीक्षा कर ली है उसकी, मतलब हर तरीके से नाप तोल के जांच परत के मैंने पता लगा लिया कि क्या है। और हेतु विषय साधयतिभिः, यानी कि जो हेतु विषय है यानी विषय यानी कि जो मेरे प्रमाण थे, यानी जहाँ पे हम प्रमाण में देखते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, फिर उसके बाद में आप्तोपदेश यानी जो शब्द है, फिर उपमान प्रमाण आदि, युक्ति प्रमाण जो चरक आचार्य का काफ़ी फेमस है। तो इन सब से स्थापित निर्णय, एक मैंने एक फिक्स निर्णय ले लिया कि ये अब फिक्स है, तो इसे मैं सिद्धांत कह दूंगा। मैंने कहा अच्छा, तो आप प्रिंसिपल इन शॉर्ट कहना चाह रहे हो? तो बोलते यस यू आर राइट। तो मैंने कहा आचार्य, आपने जिस तरीके से आपका मतलब डीलिंग का तरीका रहा है, आप हर चीज़ को क्लासीफाई करते आए हो, तो आपने क्या सिद्धांत को भी क्लासीफाई किया? तो कहते ऑब्वियसली। तो फिर वो मैंने उनसे पूछा क्या है, तो वो कहते हैं सचतुर्विध स्वतंत्र सिद्धांत, प्रतितंत्र सिद्धांत, अधिकरण सिद्धांत, अभ्युगम सिद्धांत च इति। चरक विमान स्थान 8/37। तो यहाँ पे ये 4 तरीके का सिद्धांत मेरे सामने रख देते हैं, स्वतंत्र, प्रतितंत्र, अधिकरण सिद्धांत और अभ्युगम सिद्धांत। मैंने आचार्य को कहा कि ये 4 शब्द तो मेरे को बाउंसर गए, इसको थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन कीजिए आप। तो ये कहते हैं ये जो सिद्धांतों का क्लासिफिकेशन मैंने किया है ये तंत्रों के बेसिस पे किया है, यानी पुस्तकों के बेसिस पे किया है। और पुस्तक कौन लिखता है? तो जो उस समय के ऋषिज थे वो लिखते थे। और
इसका मतलब इनडायरेक्ट इंटरप्रिटेशन है कि इन्होंने ऋषियों के मतांतर के अनुसार इन 4 क्लासिफिकेशंस को लिखा। तो सबसे पहला जो है स्वतंत्र सिद्धांत। स्वतंत्र सिद्धांत कहता है स्वतंत्र सिद्धांतो नाम तस्मिन् तस्मिन्नः स्वतंत्र तथा प्रसिद्धनम। तो यहाँ पे ये कहते हैं स्वतंत्र सिद्धांत वो है जो सभी शास्त्रों में, सभी तंत्रों में, सभी ऑथेंटिक बुकों में प्रसिद्ध रूप से है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे हम कह सकते हैं जो हमारा त्रिदोष सिद्धांत है वो स्वतंत्र सिद्धांत है। तो यहाँ पे जब हम कहते हैं स्वतंत्र है यानी कि आयुर्वेद की जितनी भी किताबें लिखी गई हैं इन सब में स्वतंत्र सिद्धांत का उल्लेख है, मतलब त्रिदोष सिद्धांत का उल्लेख है। तो यहाँ पे आचार्य सुश्रुत जो थे उन्होंने कहा नहीं भाई, मैंने 4 दोष भी बताया है आपको, वात पित्त कफ के अलावा रक्त। तो वहाँ पे उनके कमेंटेटर ने बोला दोस्त कूल डाउन, हमने इस चीज़ को आगे डिस्कस किया है कि यू वर थिंकिंग राइट बट एट अ पॉइंट यू गेट रॉन्ग। तो आचार्य सुश्रुत सेड यस आई नो। सो वहाँ पे भी वो एक्सेप्ट कर लेते हैं कि त्रिदोष सिद्धांत है। फिर उसके बाद में मैंने कहा कि ठीक है आचार्य, मैं समझ गया कि ये दिस इज़ द यूनिवर्सल थियरी जिसके ऊपर किसी का कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, ये है, मतलब आपके समय के जितने दिग्गज होते हैं सब ने इसको मान लिया अपने अपने रूप से। तो इसके अलावा भी है क्या कुछ? तो कहते हैं ऑब्वियसली मैंने 3 और बताए थे। तो वो कहते हैं कि ठीक है तो मुझे ये बता दो फिर। तो वो कहते हैं प्रतितंत्र सिद्धांत क्या होता है ये जानो। प्रतितंत्र सिद्धांत नाम तस्मिन् एकम तस्मिन् समीन तंत्रे तत्प्रसिद्धनम। ये कहते हैं कि ये भी प्रसिद्ध है परंतु ये वेरिएशन लाता है रिजल्ट्स में जब आप तंत्र बाय तंत्र देखते हो। जैसे कि जो रसों का सिद्धांत है इसमें कहीं कहीं पे 6 का उल्लेख है, कहीं कहीं पे 8, तो कहीं कहीं पे 1 का उल्लेख है। तो यानी रसों की जो गणना होती है ये हमारा प्रतितंत्र सिद्धांत है। फिर इसके बाद में मैंने कहा कूल, मतलब ये भी मुझको समझ गया कि यहाँ पे कुछ आचार्यों के मतांतर हैं। जैसे कि हम लाइट को मानते हैं, कुछ वेव्स, कुछ पार्टिकल्स, कुछ दोनों। तो इस तरीके से समझ गया मैं। फिर उसके बाद में मैंने कहा ये तो हो गया ना, मतलब हमारा मॉडर्न साइंस इतना ही है। तो फिर बोलते नहीं इसके अलावा भी है। मैंने कहा अब क्या बचा? तो कहते हैं अधिकरण सिद्धांत। मैंने कहा ये क्या होता है? कहते हैं अधिकरण सिद्धांतो नाम यस्मिन् अधिकरणे प्रस्तुतयनम सिद्धेन्य अन्यन्य या अधिकरणे भवन्ति। यहाँ पे ये कहते हैं कि अन्यन्य मतलब अन्य, जो मैं कुछ फाइंड करने के लिए एक पर्टिकुलर गोल पे निकला था और उसको फाइंड करते करते मुझे बाकी चीज़ें भी समझ में आ गई। वो जो एक्स्ट्रा पार्ट जो मैंने प्रूव कर लिया बाय माय रिज़ल्ट वो अधिकरण सिद्धांत कहलाता है। जैसे कि यहाँ पे वो एग्ज़ाम्पल देते हैं कि जब हम बात करते हैं कि मोक्ष की, क्योंकि धर्म अर्थ काम मोक्ष आयु के उपदेश है, तो उसमें मैं कहता हूँ कि जो मोक्ष प्राप्त करने वाला मनुष्य है वो शुभ अशुभ परिणाम यानी जो कर्मफल है उससे भिन्न रहता है। यानी उसको ना तो उसके अच्छे कर्मों का फल मिलता है ना ही बुरे कर्मों का। तो यानी इससे एक चीज़ ये पता चल गई ना कि जो मोक्ष नहीं प्राप्त कर रहा यानी उसको मृत्यु के बाद इन दोनों कर्मों के फल मिलेंगे और इसी के स्वरूप से उसको उसका पुनर्जन्म भी नया जन्म भी मिलेगा। तो यानी कि मैं तो मोक्ष की बात कर रहा था पर यहाँ पे तो मतलब पूर्व जन्म की बातें और आने वाले जन्म की बातें भी सिद्ध होने लग गई ना। तो ये अधिकरण सिद्धांत में आ गया। फिर अभ्युगम सिद्धांत क्या है? तो यहाँ पे अभ्युगम सिद्धांत यानी कि जो हाइपोथेटिकल नॉलेज है, यानी कि ये जो नॉलेज है ये कहीं कहीं मतलब ये एट अ पर्टिकुलर पॉइंट उन्होंने उसको करेक्ट माना है, हर जगह नहीं। जैसे कि हम आगे पढ़ेंगे तो कहीं कहीं पे ये द्रव्य को प्रधान मानते हैं, तो कहाँ पे ये गुणों को प्रधान मानते हैं, कहीं पे रसों के बेसिस पे क्लासीफाई करके गुणों को प्रधान माना गया है। तो यानी यहाँ पे जो है ये एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ही करेक्ट है। यानी कि जब हम आजकल के मॉडर्न साइंस के लॉज देखते हैं तो ये बहुत सारे अभ्युगम सिद्धांत के रूप ही है। यानी जिसमें हम देखते हैं कि वो कंडीशंस में स्पेसिफाई कर देते हैं कि इन कंडीशंस पे ये लॉ प्रूव्ड होगा, बाकी कंडीशंस पे प्रूव नहीं होगा। तो ये हमारा अभ्युगम सिद्धांत। तो मैंने कहा आचार्य बस बच्चे और मैं जो अब ये सुन रहे हैं और मैं हम दोनों थक गए, अब बाकी के जो सिद्धांत है वो हम नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। थैंक यू।